हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा स्टडी करेंगे चैप्टर 9 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर को सबसे पहले बेटा ये जानेंगे कि इस चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसे क्यों पढ़ें। आपने अब तक देखा क्या है केमिस्ट्री में कि आपने बेटा अब तक 118 एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा और उन्हीं 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है कार्बन। ठीक, अब आपने देखा क्या बेटा कि 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ एक कार्बन को ही एज अ चैप्टर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये चैप्टर आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बाकी किसी भी चैप्टर को, बाकी किसी भी एलिमेंट को एज अ चैप्टर क्यों स्टडी नहीं किया जाता। इस चैप्टर में ऐसा कुछ ना कुछ खास रहा होगा या कार्बन एलिमेंट के पास अपनी पर्सनल स्पेसिफिक कोई ना कोई प्रॉपर्टीज ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से इसे एज अ चैप्टर इम्पोर्टेंस दी गई। जानते हैं, आप थोड़ा सा जब अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है ना, ये हर जगह आपकी पूरी की पूरी सराउंडिंग, आपकी रोज़ाना की डेली लाइफ केमिस्ट्री से या केमिस्ट्री में कार्बन से सबसे अधिक अफेक्टेड होती है। कैसे? जैसे कि आप अपनी लाइफ में सबसे अधिक बात करें फर्नीचर की, जब आप फर्नीचर देखते हो ना, ये बेटा सारा का सारा फर्नीचर वुड से मिलके बना हुआ है और वुड जो है वो कार्बन की ही तो एक फॉर्म है। इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ में ट्रीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो ट्रीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ भी कार्बन है। जहाँ भी आपको लाइफ नज़र आएगी, लाइफ बोलें तो जहाँ आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, एनिमल्स दिखाई देंगे, ये सब बेटा कार्बन बॉडीज ही तो हैं। या ऐसे कहो कि ये कार्बन से ही तो मिलकर बने हुए हैं। जैसे आपने देखा, आपने बहुत सुना होगा, लोग बहुत परेशान हैं किससे? एक्सक्रेशन ऑफ CO2 से या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये सब कार्बन ही तो है। आप देखेंगे, आप जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं ये भी तो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। बहुत अच्छी और सरल सी एक पहचान मैं आपको बता दूं, जिन बॉडीज़ को जलाने पर आपको ब्लैक स्मोक मिलेगा वो सभी बॉडीज़ कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं या उन सभी बॉडीज़ में कार्बन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट अवेलेबल है। आपने देखा क्या कि लगभग अधिकतर बॉडीज़ जिन्हें आप देखते हो जलाते हो तो काला ही धुआं मिलता है। जैसे सबसे अधिक लोग सुबह, आजकल सर्दी का मौसम है, हम लोग पॉलीथीन अक्सर जलाते हैं। पॉलीथीन आप जलाते हो तो आपको ब्लैक धुआं मिलता है, ब्लैक धुआं मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये एथीन का पॉलीमर फॉर्म है। एथीन का पॉलीमर फॉर्म है एथ वर्ड का मीनिंग है बेटा 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम, बहरहाल कार्बन तो है ही, इट मीन्स पॉलीथीन भी कार्बन है। पेपर जलाओगे काला धुआं मिलने वाला है तो वो भी कार्बन है। ये रही आपकी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस। और इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है भैया वो है अपना हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं उन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने देखा CH4 एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो आप इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब बेटा इस चैप्टर में एक और टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बन के ही कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या और अच्छे से कहा जाए कि सारी जो लिविंग बॉडीज हैं वो चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही मिलकर बने हुए हैं। जब आप थोड़े बड़े होंगे, आप 12th स्टैंडर्ड पे आएंगे, 11th स्टैंडर्ड पे आएंगे, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, तब बेटा इसे नाम दे देते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही स्टडी करने वाले हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपको कोई भी दिक्कत समझने में कहीं भी आती है, आप कमेंट करके मुझसे इसी बात को क्लियर कर सकते हैं। बेटा इस चैप्टर का जो टॉपिक है एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्या है कार्बन के एलोट्रॉप्स? क्या हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आप देखेंगे
3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के जो अब तक डिस्कवर किए गए हैं। उन्हीं में से एक है ग्रेफाइट, इन्हीं में से एक है डायमंड, और इन्हीं में से एक है जो रिसेंटली डिस्कवर्ड है कार्बन का एलोट्रॉप, और उसका नाम है बेटा बकमिंस्टर फुल्लेरीन। बकमिंस्टर फुल्लेरीन, बकमिंस्टर फुल्लेरीन। अब देखेंगे सर ग्रेफाइट क्या है। आपको याद आ रहा होगा, आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में कहा था ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट यहाँ एक एक्सेप्शन बन जाता है, यानी ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है या कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, वहीं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ये जो HB पेंसिल थी, ये रही आपकी HB पेंसिल, इसे आप दोनों ओर से छीन लीजिए शॉर्पनर से। आप देख क्या पाते हैं, इधर भी आपने एक वायर जोड़ा, इधर भी एक वायर जोड़ा, इसे आपने एक सेल से कनेक्ट किया। ठीक, सेल का जो दूसरा टर्मिनल फ्री है इसे आपने एक बल्ब के साथ जोड़ा। बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल फ्री था इसे आपने इधर जोड़ दिया। आप क्या देखेंगे कि ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो HB पेंसिल के अंदर एक स्टिक पड़ी हुई थी, इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होता है। हाँ बेटा, हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे तो हम जान चुके हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। आप साथ साथ ये जानने वाले हैं कि ग्रेफाइट का यूज HB पेंसिल की स्टिक को, या जिस स्टिक से आप HB पेंसिल के जिस पार्ट से लिखते हो उसे बनाने के लिए किया जाता है। तो ग्रेफाइट का एक यूज भी आप साथ ही जानने वाले हैं HB पेंसिल्स को बनाने में, HB पेंसिल्स को बनाने में। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ग्रेफाइट कुछ लब्रिकेंट्स, लब्रिकेंट्स सर क्या होते हैं लब्रिकेंट्स? जो बाल बियरिंग्स होती हैं, जो बेरिंग्स होती हैं, पंखे की जो बेरिंग्स होती हैं, जितनी भी घूमने वाली मशीनरी है उसकी जो बेल बियरिंग्स हैं, इनको फ्रिक्शन फ्री बनाने के लिए, इनके फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में ग्रीस भी बोलते हैं। ये लब्रिकेंट्स बड़ी बड़ी मशीनरी में तो डेली कंपलसरी लगाया जाता है। आप छोटी सी मशीनरी अपनी साइकिल चलाते हो, इसे भी हम लगभग 1 वीक या 15 दिन बाद इसमें थोड़ा सा ग्रीस अगर लगवा दें तो ये साइकिल आसानी से चलने लगती है। रीज़न यही है कि लब्रिकेंट्स का यूज़ जो है वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर देता है। तो आपने क्या जाना, इन्हीं लब्रिकेंट्स को बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट हाँ बेटा, ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर सारे नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, फिर ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आखिर क्यों होता है? ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आखिर क्यों होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक बहुत शानदार सा आंसर ये है बेटा, हमने मेटल्स में जाना था, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। आपको याद आ रहा होगा, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल होते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ये रिजिड नहीं होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डायमंड को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, इट मीन्स डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। अगर डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, रिजल्ट क्या निकला? डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बेटा ये रिजिड होता है। कैसा होता है? रिजिड। जब रिजिड है, कठोर है, तो हम इसका कहीं यूज़ भी करेंगे। सबसे पहले आप बचपन से जानते हो कि डायमंड का यूज़ कहाँ करेंगे? डायमंड का यूज़ बेटा ज्वेलरी को बनाने के लिए किया जाता है। किसको बनाने के लिए किया जाता है? ज्वेलरी को बनाने के लिए। दूसरा, आपने भी कंक्लूजन निकाला कि सर डायमंड का बॉडी जो है वो रिजिड है। कैसा है? रिजिड। जब रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी से तो हम कुछ भी आसानी से काट सकते हैं, हार्ड बॉडीज़ को भी आसानी से काट सकते हैं। जैसे आप ग्लास को काटना चाहते हैं, ग्लास
कांच। अब आपको मालूम है अगर आप इसे सॉफ्ट बॉडी से कट करेंगे तो आपका कांच चटकने टूटने का खतरा रहेगा। कांच चटकने या टूटने पर आपका जो कांच का कॉस्ट होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। कांच को काटने के लिए डायमंड कटर्स का ही यूज़ किया जाता है। डायमंड को एज ए ग्लास कटर यूज किया जाता है, जिन्हें हम डायमंड कटर्स भी बोलते हैं। ओके, बकमिस्टर फुल्लेरीन क्या है? ये कार्बन का रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉर्म है बेटा। इसमें कार्बन के 30 to 300 एटम्स अवेलेबल होते हैं। जनरली जो बकमिस्टर फुल्लेरीन है इसमें कार्बन के 60 एटम्स अवेलेबल होते हैं। कार्बन की जो शेप है, कार्बन के बकमिस्टर फुल्लेरीन एलोट्रॉप की जो शेप है बेटा वो सच एज अ फुटबॉल होती है। एक सबसे ज़रूरी बात, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर हमारा कोई टॉपिक पीछे वाले चैप्टर में छूट रहा है। आप जो चैप्टर मैंने इसीलिए बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नया चैप्टर शुरू किया है, जिससे क्या होगा कि सारे बच्चे टॉपिक के साथ आसानी से जुड़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? आज नया चैप्टर शुरू हुआ है और आप आज यहीं से प्रॉपर नोट्स प्रॉपर स्टडी स्टार्ट कर दें, जिससे समय भी बर्बाद ना हो और आपका जो टॉपिक छूट रहा होगा आप मुझे बताएंगे, उसे हम डिस्कस वहीं क्लास में कर लेंगे। ओके, एक और बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जैसे एब्जॉर्प्शन। क्या है एब्जॉर्प्शन? एक तो होता है एब्जॉर्प्शन और एक और वर्ड हमें आज स्टडी करना है एडजॉर्प्शन। 2 वर्ड हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। क्या है सर एब्जॉर्प्शन और क्या है एडजॉर्प्शन? बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है सिवाय बी और डी के। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, जैसे आपके पास कोई कॉटन है, इस कॉटन को आप पानी में डिप करेंगे, किसी बोरे को पानी में डिप करेंगे, अपने कपड़े को कॉटन को पानी में डिप करेंगे, आप क्या देखेंगे? कॉटन पूरी की पूरी भीग गई है, कपड़ा पूरा का पूरा कॉटन पानी में भीग गया है। तो ये बेटा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। उस कॉटन ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, उस रुई ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। सर एब्जॉर्ब तो हम जानते हैं, पहले बचपन में भी सुने थे कई बार एब्जॉर्ब वर्ड को, लेकिन एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का प्रॉपर मीनिंग क्या है? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं मीनिंग्स में, सेंस थोड़ा सा रिलेटेड है। कैसे है? एडजॉर्प्शन का मीनिंग है भैया, जैसे आपके पास कोई चौक है, इस चौक को आप इंक में डिप कीजिए। इंक में डिप करने के बाद जब आप चौक को बाहर निकालेंगे फिर आप उस चौक को तोड़ कर देखिए। आप उस चौक को तोड़कर देखेंगे तो क्या पाएंगे कि चौक की जो बाहर वाली लेयर है इस पर तो कलर आ चुका है, लेकिन चौक के टूटने से अंदर से जो लेयर आने वाली है ये कलरफुल नहीं होगी। दैट मीन्स चौक की जो आउटरनल लेयर है, जो एक्सटर्नल लेयर थी, इसने तो इंक को एब्जॉर्ब किया, परंतु ये जो इंक थी बेटा वो चौक के इंटरनल पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस सिर्फ सरफेस के द्वारा की जाएगी तब आप इसे एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, तब आप इसे एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन तब कहेंगे जब एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के द्वारा किया जाएगा। और यही एब्जॉर्प्शन सरफेस और इंटरनल बॉडी दोनों के द्वारा किया जाएगा तो आप इसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। मेरा मानना है कि आप लोगों को बेहतर समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई समस्या आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा एक और टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, डीकलराइजिंग। डीकलराइजिंग क्या होता है? डीकलराइजिंग, इससे पहले सर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कलराइजिंग। कलराइजिंग वही रंगने की क्रिया, वही कलर करने की क्रिया, वही कलर करने की प्रोसेस। जैसे दीवार येलो पेंटेड है, आप चाहें तो रेड कलर से पेंट करके इस दीवार को रेड बना सकते हैं। हम बालों पर डाई करते हैं,
किसी व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो डाई की सहायता से अपने बालों को पुनः काला कर लेता है, तो ये बेटा कलराइजिंग की प्रोसेस है। अगर कोई ऐसा केमिकल मिल जाए जिससे इस कलर को हटा दिया जाए, तब ये प्रोसेस कलराइजिंग नहीं होगी, डी कलराइजिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको बताया गया है केमिस्ट्री में कहीं भी डी लगने का मीनिंग डिक्रीज, डिक्रीमेंट होता है, यानी कलर अब की बार करेंगे नहीं, पहले से जो कलर अवेलेबल है उसे हटा दिया जाएगा। इस प्रोसेस को आप डी कलराइजिंग कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।